रेडियो लेक सिटी में हमारे खास मेहमान है आज डॉक्टर नवीन गोयल और साथ में शिल्पा गोयल। रेडियो लेक सिटी में हमारे खास मेहमान है आज डॉक्टर नवीन गोयल और साथ में शिल्पा गोयल। अब दोनों का स्वागत करते हैं। डॉक्टर नवीन, ये बताएं, आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं जी, बताएं कि ये सर्जरी की फील्ड में और मेडिकल की फील्ड में कब और कैसे आना हुआ? मैं मेडिकल की फील्ड में दरअसल जब मैं ब्रॉटअप हुआ तो मेरा तो साइंस और मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, शुरू से ही रहा है, और पर्टिकुलरली मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और हुआ है कि 11th में जब मेरे पास ऑप्शन आया तो मैंने दोनों मैथ्स और बायो दोनों ही चॉइस किया था। तो मैंने उसके हिसाब से दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दी, और ख़ास तौर से मेडिकल की जो एग्ज़ाम्स थी मैंने अपने पिताजी की इच्छा पे दी थी। मतलब इंजीनियर बनना चाहते था और वही मेरा एम था। तो मैंने इसे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दी थी और इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मेडिकल के एग्ज़ाम उस समय इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के 2 महीने बाद होती थी, उसका रिज़ल्ट भी बाद में आता था। तो मैंने इंजीनियरिंग उस समय ज्वाइन भी कर ली। इंदौर के GSITS में इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने 6 महीने वहाँ पे किया भी। और उसके बाद मेरा जो सिलेक्शन मेडिकल में आया तो अब बड़ा उस समय जद्दोजहद हो गई कि अब क्या करा जाए, अब इधर भी उधर भी। तो मेरी फैमिली में कोई नहीं था डॉक्टर। फिर ठीक है, ये डिसीजन मेरा ही था कि नहीं, चलो अपन इंजीनियरिंग से मेडिकल की फील्ड की ओर जाते हैं, शायद यहाँ भी कुछ अच्छा ही करेंगे। और यहीं करके इसके लिए कोई सिक्का वगैरह तो नहीं उछाला था आपने? सिक्का मैंने कई बार उछाला, कई बार अलग अलग डिसीजन आए पर फिर बाद में दिल की ही मानी, जो दिल ने बोला फिर मैंने किया। ठीक है, उस समय शुरू में ज़रूर थोड़ा सा अलग होता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों का एजुकेशन पैटर्न काफ़ी अलग है। तो शुरू में मुझे 6 महीने थोड़ा सा उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगा, पर उसके बाद फिर एक बार मैंने लय पड़ी तो मैं उसमें थोड़ा रिट्रोस्पेक्शन में जाएं तो कभी अफसोस होता है कि इंजीनियर ही होते तो बेहतर होता? नहीं, मैंने कभी अफसोस नहीं किया। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ एंड आई लव माय जॉब, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर शिल्पा, आपसे यही सवाल पूछूंगा। जी नहीं, मेरा शुरू से ही इंक्लिनेशन मेडिकल फील्ड में ही था। मेरे पापा डॉक्टर हैं एक्चुअली, और मेरी मदर भी साइंस फील्ड से ही थी, बायोलॉजी फील्ड से। तो परिवार में वैसे ही माहौल था एक्चुअली। तो मैंने मतलब कुंडली में लिखा हुआ था सोचा ही नहीं था बनने का। मुझे मतलब शुरू से बचपन से वही बनना था, कुछ और सोचा ही नहीं था, नो सेकंड ऑप्शन, ऐसे था। बातें मुलाकातें। हमारे मेहमान हैं आज डॉक्टर नवीन गोयल और साथ में डॉक्टर शिल्पा गोयल। डॉक्टर नवीन, आपसे जानना चाहूँगा कि मेडिकल के दौरान या बाद में शिल्पा जी से कब टकराए? शिल्पा जी से मेरी मुलाकात इंदौर में हुई। एक्चुअली हम दोनों की फैमिली इंदौर में ही रहती है। ये इनकी पढ़ाई ज़रूर कानपुर में हुई, फादर वहीं कानपुर में ही पोस्टेड थे, पर इनके जो परिवार था वो सब इंदौर में था। तो कभी एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू हमारी मुलाकात हुई और उसी के बाद हमारी मुलाकात अरेंज कराई गई। और जब हमने पहली बात हमारी मुलाकात हुई तो कुछ हमारी इक्वेशन शायद ऐसी जमी कि हमको दोनों को लगा कि नहीं, आगे हम लोग एक अच्छे जीवन साथी शायद रह सकते हैं। तो उसी हिसाब से फिर आगे बात चली और शायद वो हो गई। ये कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये सब अरेंज किया, उनका नाम बताइए आप। हाँ, अभी भी ढूंढ रहे होंगे आप। सबसे बड़ा रोल मेरी बहन का है, मेरी छोटी बहन का है। हाँ, एक्चुअली इसकी छोटी बहन वहीं उस समय पढ़ रही थी। तो और इसी बात में मेरे जो एक्चुअली जो कज़िन सिस्टर है उसकी शादी भी वो एक्चुअली एक छावनी करके एरिया है इंदौर में, वहीं उसकी शादी हुई थी। तो कुछ वहीं पे बात निकली और वहीं पे फिर कुछ ही फंक्शन में हमारी मुलाकात कराई गई। तो हमें लगा कि नहीं, और आगे बात पढ़नी चाहिए। मदर फादर तो पहले से तैयार ही थे, बस हमारे यहाँ गिरने की देर थी। शिल्पा जी, बताएं कि आपको ये पहली नज़र वाला इश्क था या बाद में धीरे धीरे होता गया? ऐसा तो बोलना मुश्किल है, लेकिन हाँ, मुझे समझ में आ गया था। मेंटल लेवल हमारा काफ़ी एक जैसा था, तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब चल जाएगा काम। चल रहा अभी तक। अब तक कैसे चले? अच्छा चला, अच्छा चला। बातें मुलाकातें। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शिल्पा गोयल और साथ में डॉक्टर नवीन गोयल। डॉक्टर नवीन, आपसे जानना चाहूँगा कि बाद में स्पेशलाइजेशन में आप चले गए, सर्जन बनना, और उसमें भी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट टास्क। ये स्पेशलाइजेशन और उसके बाद इस काम से जुड़े चैलेंजेस और उससे निकला हुआ संतोष, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आपने एक जो वर्ड दिया संतोष, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और आई थिंक हर डॉक्टर को जब उसका मरीज़ ठीक हो जाता है तो जो संतोष मिलता है उसका कोई पैमाना नहीं है। मतलब वो किसी भी पैमाने से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो मैं वही बोला कि जब मेरा फिर से यहाँ पे भी था कि शुरू में मेरा था कि मैं मेडिसिन लूँगा, पर शायद मेरी रैंक कम थी तो मेरा सर्जरी में मिला और मैंने ज्वाइन कर लिया।
पर जब सर्जन करके मुझे सर्जरी, जब 1-2 बार मैंने सर्जरी करी और उसका जो सेटिस्फेक्शन मिला, तो फिर मेरा बिल्कुल व्यू चेंज हो गया। मेरा व्यू इसलिए चेंज हुआ कि शायद हम सर्जन करके एक 100% ट्रीटमेंट दे पाते हैं। सर्जनी, आपने जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा तो ऑपरेशन करके वो पूरा ठीक हो जाता है। तो इसका जो सेटिस्फेक्शन है, मुझे लगा कि वो मुझे शायद दूसरी फील्ड से, मैं किसी फील्ड को वो नहीं कर रहा, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि जो दूसरी मेडिसिन फील्ड है, इससे सेटिस्फेक्शन आपका ज़्यादा है कि आप मरीज़ को पूरा 100% ट्रीटमेंट दे रहे हो। और जब मरीज़ ठीक हो गया, आपको जब बोलता है कि हाँ डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने ठीक कर दिया, तो वो जो आपकी छाती जो फूलती ना, तो 1 इंच और फूल जाती है, उसका संतोष तो किसी उसका कोई पैमाना नहीं है उसका। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते, और हो सकता है कई दफ़े आपने सर्जरी की हो और वो सफल ना रही हो। ऐसे में हो सकता है कि लोग आपको अच्छी नज़र से भी ना देखें, तो गालियाँ भी हो सकता है देकर चले जाएं। तो कैसा महसूस करते हैं और उस वक्त क्या रिएक्ट करते हैं आप? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सर, ये प्रोफेशनल हज़ार्ड है, और फिर मैं एक नज़र से देखता हूँ कि शायद मैं इसकी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता, क्योंकि शायद वो इस मनोस्थिति में है कि वो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो मैं शायद कभी यार अपने आप को ये सोच, अब मैं अपने आप को उसके रोल में डाल के देखता हूँ कि यार मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो शायद मैं अपने आप को संतोष दे पाता हूँ कि शायद मैं भी ऐसे ही करता यार, मैं भी इसको ऐसे ही बोलता। तो मैं अपने आप को संतोष करके उसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी प्रयास अपना पूरा है, कुछ तो चीज़ें आपको ईश्वर के हाथ में छोड़नी ही पड़ती हैं। डॉक्टर शिल्पा गोयल और डॉक्टर नवीन गोयल हमारे साथ हैं। डॉक्टर गोयल, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे सर्जरी की, उसमें एक शब्द आया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। बताएं कि ये आम सर्जरी से कैसे अलग है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसलिए अलग हो गई कि एक्चुअली इसमें जो है कि आपको चीरा बहुत कम लगाना पड़ता है। जो पहले जो परेशानी आती थी कि मरीज को कई समय तक अस्पताल में रहना पड़ता था, एक बड़ा सारा चीरा लगता था, फिर उसमें कभी याद इन्फेक्शन हो जाता था, उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ती थी। ये सब चीज़ों से अलग हट के अब आया कि हम बहुत ही कम चीरे में वही सर्जरी कर पा रहे हैं जो पहले करते थे। तो एक तरह का रेवोल्यूशन आ गया है। अब हर सर्जरी आजकल ट्राई हो रही कि लेप्रोस्कोपी से क्यों ना हो जाए। तो काफ़ी चीज़ें जो लेप्रोस्कोपी में पहले डिसएडवांटेज थी, वो अब एडवांटेज के रूप में है। हर चीज़, मरीज़ जल्दी छुट्टी हो जाता है, इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम हो गए हैं, शायद हम परफेक्शन ज़्यादा दे पा रहे हैं। इसलिए लोगों का, हम परफेक्शन ज़्यादा दे पा रहे हैं तो लोग भी हमसे अब 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अब कोई भी डॉक्टर से अगर जरा सा भी होता है तो लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पीपल ऑल्सो एक्सपेक्ट कि 100% मिलेगा। तो ये एक्चुअली मैं तो मानता हूँ ये मेडिकल फील्ड ने बहुत अच्छा किया है कि लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। सो ये इसलिए अब धीरे धीरे सर्जरी का जो पैमाना है बढ़ता चला जा रहा है, उसमें लेप्रोस्कोपी सर्जरी ने भी बहुत बड़ा हाथ किया। इसे आम भाषा में क्या दूरबीन की सर्जरी कहेंगे? दूरबीन की सर्जरी, बिल्कुल तो सही बात। इसमें सच में कोई दूरबीन लगाते हैं आप? बिल्कुल सर, दूरबीन होती है, उसमें दूरबीन में कैमरा लगाते हैं और कैमरा को एक हम स्क्रीन से कनेक्ट करते हैं। तो सब चीज़ जो ऑपरेशन है पूरा स्क्रीन पे दिखता है। जो चीज़ हम आंखों से शायद 1 गुना देख पाते तो स्क्रीन पे हम 3 से 30 गुना तक देख पाते हैं। तो ज़्यादा परफेक्शन से, ज़्यादा अच्छे से, और अब मैं बोलूँगा कि कम समय में हो पाती है। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। डॉक्टर नवीन गोयल और डॉक्टर शिल्पा गोयल हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर शिल्पा, आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाओं के बहुत सारे केसेस आपके पास आते हैं, और ख़ास तौर पर डिलीवरी के, और क्या कभी कोई ऐसा होता है कि किसी ने आके हीरो का हार दे दिया हो या बधाई हो, लड़का हो? देखिए, उन पेशेंट और उनके अटेंडेंट के मुंह से आपकी तारीफ़ सुनना वही हमारे लिए हीरो का हार और ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, सबके लिए हम अच्छा कर सके, यही हमेशा कोशिश होती है। और उनके मुंह पे जो सेटिस्फैक्शन होता है, जो मुस्कान होती है, जो उनकी ब्लेसिंग्स होते हैं, कई ओल्ड एज वाले ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। एक ऐसा आजकल कथन सुनाई देता है कि डॉक्टर्स जानबूझकर जो है सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं, जबकि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि उसमें उनको बाद में हो सकता है बेड में रखना पड़े, और पीछे बाद में हो सकता है 3, 4, 5 दिन हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ें। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाइप किया गया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, मतलब नहीं देखते हैं। आज की हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले जो काम हम लेबोरियस काम करते थे, घर में भी उठना बैठना होता था, अब सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। सारे काम खड़े होके होते हैं, अधिकतर काम मशीनों से होते हैं, या फिर घर में मेड्स होते हैं, एक एवरेज मिडिल क्लास या हाई क्लास फैमिली में। तो प्रॉब्लम वहाँ आती है। दूसरा, एज बढ़ने लग गई है। जो एज ऑफ डिलीवरी है, वो पहले यंग एज में डिलीवरीज होते थे, बॉडी फ्लेक्सिबल होती थी, तो वो चीज़ें। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल स्टेटस।
आजकल लोगों का जो पेन बेयरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गया है। थोड़े से में पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, और जैसे ही पेशेंट ओवर रिएक्ट करते हैं उनकी पूरी फैमिली स्ट्रेस में आ जाती है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स, नॉट ओनली एक डॉक्टर का वो है, बट उसमें बहुत एक नॉर्मल डिलीवरी होने में पेशेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं हम उनको डे 1 से यही समझाते हैं कि आपको मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहना है और आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है पूरे 9 मंथ में, क्योंकि लास्ट डे में आप सोचोगे कि हम नॉर्मल लेबर कर लें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वे महिलाएं जो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, जी। अगर उनकी डिलीवरी जी, नॉर्मल हो सके, इसके लिए क्या क्या सुझाव देंगी आप? मैं बोलूँगी बिल्कुल नॉर्मल रहना है, होना। अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप अपनी डेली रूटीन करिए, कुछ योगा एक्सरसाइज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, हाफ एन आवर 45 मिनट्स वो करिए। ये कौन से महीने तक हो सकते हैं ये आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग नॉर्मली एडवाइस करते हैं। 3 मंथ्स के बाद आप पूरा 9 मंथ तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी, आपने अभी हाल में देखा होगा ना, अनुष्का शर्मा शीर्षासन कर रही है, तो वो अपने ऊपर अपने स्टेमिना पे है, आपकी कैपेसिटी कितनी है उस चीज़ पे है। तो अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप 6 किलोमीटर्स भी वॉक कर सकते हैं, अगर आपकी कम है तो 1.5-2 किलोमीटर भी ठीक है। बट डेफिनेटली कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं जो हमें डेली डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करने रहेंगे वंस यू आर प्रेग्नेंट। डॉक्टर शिल्पा, थोड़ी सी बात करते हैं व्यायाम की। कोविड-19 के संकट में बहुत सारी महिलाएं और ख़ास तौर पर गर्भवती महिलाएं, जो कि वायरस का डर रहता है, इसलिए बाहर जाकर वॉक करें या थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, इससे घबराती हैं। ऐसे में वे क्या करें? नहीं, ऐसे में हम हमेशा उनको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास आपका टेरेस है, छत है, बालकनी है, या घर में कुछ इतना एरिया है, आप वॉक कर सकते हैं। आप टाइमर लगाइए। आजकल बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो एक्सरसाइजिंग ऐप्स हैं, वॉकिंग ऐप्स हैं, उसकी मदद ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी आपको उस चीज़ में सपोर्ट कर रही है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं थी, तो उसका एडवांटेज उठाया जा सकता है। कुछ कदम घर में, कुछ छत पे भी चला जा सकता है। बिल्कुल सीढ़ी उतर लीजिए, चढ़ लीजिए। तो देयर आर मेनी वेज जब आप कर सकते हैं। ये रेडियो लेक सिटी है। हमारे मेहमान है डॉक्टर नवीन गोयल और साथ में डॉक्टर शिल्पा गोयल। डॉक्टर नवीन, आपसे जानना चाहूँगा कि सर्जरी के जो आपके पास ज़्यादातर केसेस आते हैं, खास तौर पर दूरबीन सर्जरी में, सबसे ज़्यादा कौन कौन से मरीज़ आपके पास आते हैं? ज़्यादातर हमारे पास इसमें अपेंडिसाइटिस के केस आते हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर पथरी के केस हैं, जिसको हम कोलिथियासिस बोलते हैं। कुछ हर्निया के केसेस हैं। ये 3 जो केसेस हैं मोस्ट कॉमन केसेस हैं। फिर कई तरह के और भी केसेस हैं जिनमें कभी आंतें फंस जाती तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, आंतें फट जाती तो परफोरेशन के केसेस हैं। इस तरह के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं। अब थोड़ी सी समस्या ये हो गई कि आपके पास कोई भी व्यक्ति सर्जरी के लिए आएगा, पहले आप उसका कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे। तो बताएं कि कोई व्यक्ति सख्त ज़रूरत में है, दर्द में कराह रहा है और सीधा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं, इसका भी अल्टरनेटिव है। आजकल एक CT स्कैन की जांच होती है। CT स्कैन की जांच भी काफ़ी उसमें रिलायबल है। तो हम किसी को डिनाई नहीं करते हैं, जो भी दर्द में है उसमें CT स्कैन करने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगता है। CT स्कैन की जांच करके उसका बिल्कुल उसकी कार्रवाई शुरू करी जा सकती है। डॉक्टर गोयल, थोड़ा सा बताएं कि लोग सर्जरी इस शब्द से ही बहुत घबराते हैं, चाहे वो छोटी सर्जरी हो या बड़ी हो। जी। तो ये घबराहट इतनी होती क्यों? और कई बार घबराहट में ऐसा तो नहीं कि साइकोलॉजिकली जो पेशेंट डाउन है तो उसके साथ हो सकता है सर्जरी में भी कुछ गड़बड़ हो जाए, उसकी मनस्थिति से वो भयग्रस्त है, या इस चीज़ का कोई फैक्ट जो है महत्व नहीं होता? मेरे ख्याल से ये ह्यूमन नेचर है। शायद मैं भी जब पेशेंट की जगह बैठूं और किसी सर्जन को दिखाने जाऊंगा तो मैं भी चाहूँगा कि शायद सर्जरी ना हो मेरी। तो ये हमारा एक ह्यूमन एटीट्यूड है और इसको स्वीकार करना चाहिए कि ये एक एटीट्यूड है कि हम चाहते हैं कि सर्जरी ना हो। पर जहाँ पे कोई चीज़ अगर मेडिसिन काम नहीं करेगी तो सर्जरी ही ऑप्शन बचता है। और सर्जरी हमेशा चाहे, मैंने जैसे पहले भी बोला था, सर्जरी 100% वो है। तो जहाँ अगर मेडिसिन ऑप्शन नहीं है तो सर्जरी, और जहाँ मैं तो उसको उल्टा बोलूँगी, जहाँ पे सर्जरी ऑप्शन है उसके अलावा और कोई फिर ऑप्शन होता नहीं। सर्जरी मेरे हिसाब से आखिरी ऑप्शन होता है और वो होना ही होता है। हाँ, मतलब सर्जरी हमेशा वो परफेक्ट ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर सर्जरी ऑप्शन है तो फिर मेडिसिन कहीं भी कुछ रोल नहीं होता फिर उसके आगे। डॉक्टर गोयल, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कोविड-19 का संकट इन दिनों है, इससे क्या स्थिति अस्पतालों में ख़राब हुई है, या लोग जो आ रहे हैं सर्जरी के लिए भी वो आ रहे हैं या घबरा रहे हैं, या ये वही स्थिति है जो लोग सर्जरी के लिए आ रहे हैं? मेरे ख्याल से सर्जरी से लोग ज़रूर घबरा रहे हैं। लोग अवॉइड करना चाह रहे हैं, जिनको कि एकदम इमरजेंसी या ऐसी कुछ नहीं है वो तो अवॉइड करना चाह रहे हैं।
पर अब शायद मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 महीनों से मेरा सर्जरी बढ़ गई है, क्योंकि लोग समझने लग, शायद लोगों को ये है कि अब कोविड-19 शायद इतनी जल्दी शायद जाएगा नहीं। पहले उनको था कि 5-6 महीने में ख़त्म हो जाए, पर अब शायद उनका भी मनस्थिति बन रही है कि ये शायद अब रहेगा और उनको इसके साथ ही रहना है। तो लोगों ने अब इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है और धीरे धीरे लोग हम सामान्य की तरफ वापस जा रहे हैं। पर हाँ, जहाँ तक है कि कोविड के पेशेंट ज़रूर हैं हॉस्पिटल में, अभी काफ़ी सारे पेशेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं और उनका इलाज हो रहा है। थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूँगा, गर्भवती महिलाएं और चूंकि उन्हें वो एक शिशु की माँ बनने वाली हैं, तो उन्हें बहुत सारी जांचों की भी ज़रूरत पड़ती है, जांचों के लिए भी लैब में आना पड़ता है, अस्पताल में जाना पड़ता है, उनके मन में भी एक स्वाभाविक घबराहट होती है, उन्हें क्या सलाह देंगी? जी, हमेशा जो एंटीनेटल जो शेड्यूल है उसको हम फॉलो करने का एडवाइस देते हैं, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो मिस नहीं होना चाहिए। बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है वो देखने के लिए, जो महिला है उसका हीमोग्लोबिन है, शुगर है, थायराइड है, वो सब ठीक चल रहा है, समय समय पे उनकी प्रॉपर जांच होते रहे, वो दवाइयाँ लेते रहे, वो सब ज़रूरी है। तो हमेशा इसमें हम एहतियात लेके, प्रिकॉशन लेके, अपना जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का रूल्स हैं उसको फॉलो करके ट्रीटमेंट को भी कंटिन्यू किया जा सकता है और हम उससे बचाव भी कर सकते हैं। अननेसेसरी आप सोशल गैदरिंग में ना जाएं, दूसरी चीज़ें जहां अवॉइड हो सकती हैं वो करें। जाते जाते लिसनर्स को क्या सलाह देंगी? मैं ये बोलूँगी, हेल्दी खाइए, खुश रहिए, और हाँ, डाइट और एक्सरसाइज स्पेशली जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 9 महीने उसका फॉलो करेंगे तो डिलीवरी हेल्दी होगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और डॉक्टर की सलाह रेडियो से ही ज़्यादा अच्छी है, उस तक जाने की ज़रूरत ना पड़े तो ही बेहतर है। डॉक्टर नवीन गोयल, आप जाते जाते लिसनर से क्या कहेंगे? मैं लिसनर से कहूँगा, ठीक है, बिलीव ऑन योरसेल्फ। अगर कोरोना कोई इतना भयानक नहीं है, मेरे ख्याल से लोग इससे हवा से ज़्यादा वो हो रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी ट्रीटमेंट इसका पूरा अवेलेबल है और सब लोग काफ़ी हद तक लोग ठीक होके जा रहे हैं। अगर आपको हो भी गया है तो लोग ठीक हो रहे हैं, इसमें कोई ऐसा घबराने का कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल। डॉक्टर गोयल दंपति, आपका हृदय से आभार।